राजौरी के ढांगरी के अंदर 1 जनवरी को हुए आतंकी नरसंहार के बाद यहां पर 4 घरों के अंदर चुन चुनकर लोगों को गोली का निशाना बनाया गया। यहां पर आधार कार्ड पूछने के बाद अंधाधुंध गोलियां जो थी यहां पर बरसाई गई और निहत्थे लोगों पे, मासूम लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। यहां की महिलाओं के ऊपर भी गोलियां बरसाई गई। मैं आपको बताऊंगा, ये ढांगरी का वही परिवार है जिस परिवार के इस समय हम उस परिवार में हम मौजूद हैं और ये उसी परिवार का गेट है जिस गेट के अंदर, जिस गेट के ऊपर खड़े होकर आतंकवादियों द्वारा इस गेट को अंधाधुंध गोलियों से छलनी किया, जिसके बाद इस घर का जो परिवार का जो मुखिया था वे अब इस दुनिया में नहीं रहा और अंदर दीवारों को भी, यहाँ पर गेट को फांदती हुई गोलियां जो थी अंदर दीवारों के ऊपर चली गई। अंदर के भी मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा कि ये जो दीवार थी, दीवार के ऊपर गोलियों के निशान और अंधाधुंध गोलियां लगभग यहाँ इस गेट के ऊपर 15 से 20 राउंड फायर किए गए। यहाँ पर 4 लोग इस परिवार के यहाँ पर इस गोलीबारी के दौरान, आतंकी हमले के दौरान इंजर्ड हुए। परिवार का मुखिया दुनिया से चला गया और इस परिवार के 3 जो लोग थे आज भी इंजर्ड हैं, जिनका उपचार चल रहा है और एक मासूम बेटा इस घर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी भी तस्वीर दिखाऊंगा कि किस कंडीशन में वह इस समय है और यहाँ पर वे बेटा इस समय उस परिवार के अंदर जो आतंकी गोलियों का निशाना हुआ था, वे आज भी इस आस में है, इस उम्मीद में है कि कब वह ठीक होगा। और परिवार के परिजनों का कहना है कि कल इसका ऑपरेशन होगा। एक ऑपरेट जो था उसका अमनदीप के अंदर हो चुका है और दूसरा ऑपरेट कल होगा। आतंकियों ने इस प्रकार का नंगा नाच यहाँ पर खेला कि 1 जनवरी को जब पूरा देश अंग्रेजी नववर्ष की खुशी मना रहा था तो उसी बीच आतंकवादी आए और करीब 7 बजे लगभग 4 घरों के अंदर गए और 4 घरों को यहाँ पर चुन चुनकर गोलियों का निशाना बनाया। और एक ऐसी माँ थी जो विधवा माँ थी, जिसके मात्र 2 बच्चे थे और दोनों जवान बच्चे उसकी आंखों के सामने गोलियों से यहाँ पर भून दिए गए। दहशत और लगातार भय का माहौल यहाँ पर राजौरी के ढांगरी गांव के अंदर लगातार जारी था और उस बूढ़ी मां की चीख पुकार एक ही थी कि उसके बेटे के जो हत्यारे हैं, जो बेटों के हत्यारे, जिन दरिंदों ने उसके बेटों को मौत के घाट उतारा, उनको भी इसी प्रकार मौत के घाट उतारा जाए। और मां चीख चीख कर ये कह रही थी कि केस जो था, पूरे मामले की जो जांच थी वो NIA को सौंपी जाए। आखिरकार देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू आए और ढांगरी का उनका पूरा प्लान था यहाँ पर आने का, दौरा उनका था, लेकिन मौसम ने अनुमति नहीं दी और उनका जो चॉपर था वह जम्मू से उड़ान नहीं भर सका। जिसके बाद वह जम्मू से ही इस पीड़ित परिवारों के साथ उन्होंने बातचीत की, सभी परिजनों के साथ उन्होंने बातचीत की, संवेदना व्यक्त की और अल्पसंख्यक समाज को यहाँ पर जो गोलियों का निशाना बनाया जा रहा था, अल्पसंख्यक समाज की सुरक्षा को यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा, इस प्रकार का भरोसा। और जांच जो थी, उस बूढ़ी मां की पुकार आखिरकार गृहमंत्री जी द्वारा सुनी गई और जांच जो थी, इस घटनाक्रम की जांच NIA को सौंप दी गई और जांच इस समय लगातार जारी है। कई संदिग्ध इस मामले में उठाए गए हैं, लेकिन 16 दिसंबर को राजौरी के ही यहाँ पर अल्फा गेट सेना के गेट के सामने 2 लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया। 2 सेना के जो पोर्टर थे उनकी हत्या वहां पर कर दी गई और मामले को यहाँ पर ट्विस्ट देने की कोशिश की गई। जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के अंदर सेना के ऊपर लगातार वहां पत्थरबाजी होती है, सेना के ऊपर हमले किए जाते हैं, उसी प्रकार सेना को बदनाम करने की साजिश एक राजौरी के अंदर रची गई। और ठीक 15 दिन के बाद 1 जनवरी का अंग्रेजी नववर्ष का प्रथम दिन था और रात्रि के करीब 7 बजे यहाँ पर नंगा नाच ढांगरी गांव के अंदर खेला गया। यहाँ पर उसी परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज धनोरिया यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंचे और परिवार के परिजनों के साथ मिले, किस प्रकार की बातचीत की। नीरज जी, आप जिस प्रकार से दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे और ढांगरी के अंदर उन सभी पीड़ित परिवारों से यहाँ पर आप मिले, आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर एक नंगा नाच खेला गया, घरों के अंदर चुन चुन कर टारगेट किलिंग की गई, आधार कार्ड पूछकर यहाँ पर फायरिंग की गई। किस प्रकार से आप देखते हैं, पहले 16 दिसंबर को एक आतंकी घटना, 2 लोग सेना के गेट के बाहर मारे गए, सेना को बदनाम करने की साजिश, और ठीक 15 दिन के बाद घरों के अंदर आधार कार्ड पूछ कर यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज को गोलियों से भून दिया गया और आज तक वे लोग पकड़े नहीं गए। इसे किस प्रकार से आप देखते हैं और इस प्रकार की घटनाओं के बाद जो हमारा समाज जो आहत है, उस समाज के नाम क्या संदेश रहेगा? कुछ दिन पहले आर्मी के गेट पर गोली चलना और उसके बाद उनका न पकड़े जाना, ठीक 10 से 15 दिन के अंदर आतंकवादी घटना होना, इसका मतलब है कि ये सीधा सीधा इस्लामिक जिहादी का जो आतंकवादी चेहरा है वो पूरा षड्यंत्र हुआ है, सुनियोजित हुआ है। टारगेट किलिंग की पहले से पहले एकदम टारगेट करके, तय करके ये टारगेट किलिंग की गई है। इसीलिए समय कौन सा ठीक रहेगा यह भी ध्यान रख करके, इसलिए अंग्रेजी नववर्ष का पहला दिन तो लोगों को लगे कि कोई पटाखे चल रहे हैं, ऐसा भी ध्यान में रख करके टारगेट किलिंग की गई है और हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया है। और ऐसे समय बनाया गया जब देश को ये लग रहा था कि अब जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, सामान्य है, उस समय एक तरह से धोखा हुआ है। और ये टारगेट किलिंग के माध्यम से हिंदुओं को भयभीत करने के लिए, उन्हें हतोत्साहित करने के लिए एक साथ 4-5 परिवारों में किलिंग की गई है। एक ही परिवार में जाया हूँ, एक ही दरवाजे पर 17 फायर ब्लास्ट किए हैं और उनमें से 4 लोग घायल हैं, जिसमें से बेटा शिव शर्मा भी घायल है, जिसका कल ऑपरेशन फिर से होना है।
ऐसे ही बिटिया सजल वो घायल है जहां आईडी ब्लास्ट हुआ है, और 2 बच्ची हुई हैं, दीपक और प्रिंस, जो बेंदल के कार्यकर्ता थे, बहुत अच्छा कार्य करते थे हिंदू समाज के बीच में, समाज के बीच में, उनका भी बलिदान हुआ है। कुल मिलाकर के यह सारा षड्यंत्र के तहत हुआ है, और जिनकी आतंकवादियों को यहाँ तक लाना और यहाँ से सेफ जोन देना, जिन्होंने इसमें सहभागिता की है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और इनके साथ न्याय तभी हो पाएगा कि जितनी बर्बरता से हिंदुओं की हत्या की गई है, नृशंस हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है बर्बरता के साथ, उससे ज़्यादा जिन्होंने सेंटर दिया है या जो आतंकवादियां आए जिन्होंने घटना की, उनकी भी उसी बर्बरता के साथ उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा फिर किसी की हिम्मत न पड़ सके। बेंदल के नाते मेरी वेदना थी, बहुत ज़्यादा मन में पीड़ा थी, इसलिए यहाँ आकर के मैंने जिनको घटना घटी है, एक तरह से मैं रोक नहीं सका, इसलिए उनके हिंदुओं के बीच में आया हूँ कि उनका मनोबल न टूटे, उनके संकट के साथ हम साथ खड़े हैं। और यहाँ के लिए यही है, जम्मू कश्मीर में रहने वाले हिंदू के लिए, कि वह सामूहिक होकर के रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, और अपने आप को अपनी तैयारी करके रहे, क्योंकि धोखा जैसा आज यहाँ राजौरी में हुआ है, ऐसे धोखे और भी हो सकते हैं। इसलिए अनुकूल समय होते हुए ये मान सकते हैं, लेकिन मानते हुए न अपनी तैयारी रखें और हमेशा संघर्ष को तैयार तत्पर रहें। नीरज जी, दीपक और प्रिंस की मां लगातार जब भी हम यहाँ पर आए कवरेज के लिए, वह चीख कर पुकार कर एक ही बात कह रही थी कि उसका बेटा आज इस दुनिया में होता अगर लापरवाही ना बरती जाती। बेटा जो था 3 दिन तक राजौरी के अंदर रखा गया, फिर उसको जम्मू के अंदर रखा गया, अगर उसको देश के किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर ले जाते, उसका उपचार अच्छी तरह से होता तो आज दुनिया में होता। उसके बाद दोहरा आतंकी हमला, उसी घर के अंदर दीपक प्रिंस के घर के अंदर आईडी वहां पर स्थापित की जाती है, एसओपी का पालन वहां पर नहीं किया गया, वहां पर सैनिटाइज नहीं किया गया, जिसके बाद आईडी ब्लास्ट और 2 मासूम बच्चे मारे गए। आखिरकार सरकार और हमारी एजेंसियां क्या कर रही है यहाँ पे? यह घटना पूरी तरह से एक तरह से प्रशासन का फेल्योर है, और जिन डॉक्टर्स की टीम को जैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए उन्होंने उस प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं किया, उसमें लापरवाही बरती है। एक मैं आज यहाँ स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, एक तरह से सिस्टम ने कहीं न कहीं उदासीनता बरती है, और सिस्टम ने कहीं न कहीं लापरवाही की है, और जिनकी कैजुअलिटी बचाई जा सकती थी वो कैजुअलिटी बढ़ गई केवल इसी लापरवाही के कारण। और प्रशासन ने अगर सजगता दिखाई होती, जब आर्मी के गेट पे गोली चली, उसके बाद ये घटना घटी और दूसरे दिन आईडी ब्लास्ट हुआ है, अगर उन्होंने सर्चिंग की होती, हर स्थान को सील कर दिया होता और सर्चिंग की होती, वो पकड़े भी जाते और ये आईडी ब्लास्ट होने से बच जाती, तो दो मासूम बच्चों की जान और बचती और 2 बहनें घायल होने से बच जाती। तो आप यहाँ पर स्वयं आए, यहाँ पर आपने यहाँ के हालात देखे, यहाँ पर पूरे एरिया को, यहाँ पर टोपोग्राफी को आपने अपनी आंखों से देखा, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी इसी गाँव के अंदर, इसी घर के अंदर आने वाले थे, लेकिन मौसम ने उनको अनुमति नहीं दी और जम्मू से ही उन्होंने टेलीफोन पे पीड़ित परिवारों से बातचीत की। 60 वर्ष जो पार कर चुके हैं उनकी गन्ने वापस की गई, लाइसेंस जहां पर नहीं बन रहे, हमारा समाज कैसे सुरक्षित रहेगा यहाँ पे? यहाँ पर जो उस आतंकवाद के समय गन्ने दी गई थी गांव में, वो गन्ने प्रत्येक घर पर रहनी चाहिए, द्वारा दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ आकर के मालूम पड़ा है कि वो गन्ने पुरानी है, 50-50 60 साल पुरानी गन, एक तरह से वो सर्विस उनकी समाप्त हो चुकी है। इसलिए गन जिनकी सर्विस का समय है, जो अधिक से आजकल ऑटो गन है, ऐसी नए वेपन्स देने चाहिए द्वारा से, इस पर भी विचार करना चाहिए। और दूसरा, ये जो घटना घटी है, इस घटना की एनआईए से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो वर्तमान प्रशासन का सिस्टम है उस पर यहाँ के समाज को भरोसा नहीं है, और उनको ऐसा लगता है कि द्वारा ये घटना घट सकती है, इसलिए उनके साथ द्वारा फिर से धोखा हो सकता है। इसलिए इसकी जांच एनआईए को दी जानी चाहिए, और एनआईए के माध्यम से जांच कराई जाए कि आखिर किन लोगों ने इसमें साजिशें की हैं, साजिश के द्वारा आतंकवादी यहाँ तक पहुंचे। जी, इस मामले की पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एनआईए को आदेश सौंप दिया गया है, गृह मंत्री जी का ये कहना था। और आप यहाँ पर आए और आपने अत्याधुनिक हथियारों की यहाँ पर बात की, क्या गृह मंत्री जी से आप जाकर स्वयं मिलेंगे कि यहाँ पर बॉर्डर के जितने भी जो लोग हैं, जो सेंसिटिव एरिया के अंदर रहने वाला जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, उसको अत्याधुनिक वेपन यहाँ पर दिए जाए, उसको लेकर के आप केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे स्वयं? आज जो दौरा किया, आज जो यहाँ प्रवास किया है, जिनसे मिले हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट अपनी भेजेंगे, और जो भी इससे संबंधित चीजें उनकी जानकारी वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। और सारी जानकारी नहीं बताई जा सकती, लेकिन अपने प्रयत्न करेंगे। तो किस प्रकार के यहाँ पर आश्वासन देंगे आप यहाँ के समाज को, जो लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं इस आतंकी हमले के बाद, उनकी सुरक्षा? यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आपकी सुरक्षा को हम चाक चौबंद करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। किस प्रकार का आश्वासन रहेगा कि समाज ताकि यहाँ पर पराक्रम करे, ना कि पलायन करे? प्रशासन का जो प्रशासनिक सिस्टम है, जो मैं उसके आधार पर तो नहीं कह सकता, लेकिन संपूर्ण देश के अंदर बेंदल काम कर रहा है,
वो कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है और उसने सदैव जम्मू कश्मीर के हिंदू समाज के साथ खड़ा रहा है। और उसका जो स्लोगन है पलायन नहीं पराक्रम, वो उसके ऊपर जारी रहेगा, वो उसको करता रहेगा और हिंदू के साथ खड़ा हुआ है। हिंदू भयभीत बिल्कुल ना हो, उसके साथ देश के लाखों नौजवान खड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो बजरंग दल भी अपने तरीके से अपने व्यवहार को समाज के बीच में लाएगा और हिंदू भयभीत ना हो, हतोत्साहित ना हो, बल्कि सतर्क रहें और तैयार रहें। किसी भी कीमत पर भयभीत आवश्यकता नहीं है भयभीत होने की, लेकिन सामूहिक होने की आवश्यकता है, पराक्रम की आवश्यकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय संयोजक साथ कार्तिक जी, आप भी यहाँ पर आए, इस परिवार के अंदर दूसरी बार आप यहाँ पर आए हैं और आपने स्वयं आकर यहाँ के हालात देखे, यहाँ पर टोपोग्राफी देखी, यहाँ पर लोगों का रहन सहन देखा और यहाँ पर एक डर और भय लगातार यहाँ पर व्याप्त है और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यहाँ पर इस भय को निकालने के प्रयास तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन समाज आज भी डरा हुआ है। समाज के लिए अत्याधुनिक हथियार दिए जाएं ताकि हर एक घर के अंदर एक ऐसा अत्याधुनिक वेपन हो, अगर किसी भी परिस्थिति के अंदर कोई दरिंदा उस घर के अंदर घुसने का प्रयास करे तो उसके पास एक ऐसा वेपन हो जिससे वह मुकाबला डट कर सके। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों से, आप जम्मू के यहाँ के प्रमुख हैं, जम्मू कश्मीर के प्रमुख हैं और बजरंग दल के यहाँ के संयोजक हैं, उसके लिए आपकी टीम और आपका बजरंग दल क्या प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेगा और आप शीर्ष नेतृत्व को लेकर क्या एसजी साहब से, यहाँ के डीजीपी साहब से, क्या यहाँ के आईजी साहब से कभी मिले अथवा मिलने जा रहे हैं? नहीं, उस पे जो हमारा एक डेलीगेशन, जिस तरह से आपने पहले भी बताया, हम लोग यहाँ पहले भी आए थे और हमारी पूरी टीम में हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष जी भी आए थे और जो पॉइंट्स जो हमें यहाँ के समाज के लोगों ने बताए थे वो सारे पॉइंट्स हमने रखे थे और मोस्ट प्रोबेबली कल हम इस विषय को लेकर एलजी से भी मिल सकते हैं। और जैसे कि आपने ये सारे विषय बताए, अगर हमारे बालाजी एक पुरानी गन से 2 फायर करके उनको भगा सकते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि हमारे समाज के लोग इतने समर्थवान है कि अगर इनके पास ऑटोमेटिक वेपन अगर होते तो वो यहीं मौत के घाट उतार दिए जाते, यहाँ से बच के नहीं जा सकते थे। तो इसलिए मेरी प्रशासन से, जैसे हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने कहा कि जो हथियार दिए गए हैं, जैसे कि हमें समाज से पता लगा है कि वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उनकी सर्विस भी नहीं है। अब जो हथियार पुराने हो चुके हैं और उनकी सर्विस भी नहीं है, उनसे तो मुश्किल है। इसलिए हमने यही राष्ट्रीय संयोजक जी के माध्यम से भी हम आगे ये बात रखेंगे कि जो अत्याधुनिक हथियार है वो यहाँ उनको सारों को उपलब्ध करवाया जाए। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार से राजौरी के ढांगरी के अंदर 1 जनवरी को यहाँ पर आतंकी नरसंहार हुआ और नरसंहार के दौरान 4 घरों के अंदर आतंकवादियों द्वारा घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज को यहाँ पर निशाना बनाकर टारगेट किया गया और यहाँ पर 7 चिताएं एक ही दिन जली थी। पूरा का पूरा ढांगरी जो था गम की उस लहर के अंदर, उस चपेट के अंदर इस प्रकार से आ चुका था कि मानो हर ओर चीख पुकार थी। 7 डेड बॉडी एक ही दिन निकली और बूढ़ी माँ की चीख पुकार लगातार की उसके बेटों के हत्यारों को ढूंढ कर लाओ, उनको भी उसी प्रकार की सजा दो और केस जो था एनआईए को दिया जाए। एनआईए फिलहाल जांच तो कर रही है, लेकिन ढांगरी गांव जो था अभी उस गम से बाहर नहीं निकला। अब देखते हैं कि जो लोग यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा जो बताया गया था कि 2 लोग इस पूरे कायराना हरकत के अंदर देखे गए थे, अब वह 2 लोग कहां चले गए? जब तक उनको हमारे भारतीय सेना के जाबाज सैनिक, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जब तक उनको मौत के घाट नहीं उतारते, तब तक इन पीड़ित परिवारों की शांति नहीं मिलेगी और जो आत्माएं इस दुनिया से चली गई है तब तक उनको आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाउस वीडियो के साथ। बाउस के लिए मैं राजेंद्र।